नमस्कार मित्रों। आज हमारे पास उनके लिए एक रोचक विषय है जो लंबा जीवन जीना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। तो हमारे साथ जीवन की अवधि कैसे बढ़ाई जाए ताकि हम लंबे समय तक जी सकें, खुश रह सकें और पेंशन पर भी आनंद ले सकें। सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा ही हो। और जितना संभव हो सके उतना लंबा, वहां 150 साल तक, जब तक कि ऊब न जाएं। ऊब जाएंगे फिर सब कुछ। तो हम आपके साथ एक ऐसी कहानी से शुरू करेंगे। किसी समय की बात है, ये चीन में हुआ था। 1987 में बीजिंग के स्वायत्त क्षेत्र के युंजुआन प्रांत में 3 दीर्घायु लोग रहते थे। कुंग लाओ, ल्यू केंग और उनके चचेरे भाई शानचुंग। और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष उस समय यह जियांग जिमिन थे। उसने इन दीर्घायु लोगों को आगामी चुनावों से पहले बधाई देने और उन्हें स्मारक उपहार देने का फैसला किया, जैसे कि जूसर, कॉफी मेकर, वैक्यूम क्लीनर। और वह उस प्रांत में चला गया और वहां कुल मिलाकर सभी प्रतिनिधिमंडल वे वहां पहुंचे और वे चकित रह गए। कुल मिलाकर उन्होंने उनकी दीर्घायु का रहस्य उजागर किया। यानी यह पता चला कि वे किस तरह से 150 साल तक जीवित रहे। यानी बातचीत में उन्होंने आखिरकार अपना रहस्य उजागर किया। वीडियो के अंत में आप इस रहस्य के बारे में जानेंगे अगर आप इसे पूरा देखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि कौन से व्यायाम हमारी जीवन अवधि बढ़ा सकते हैं और उनके प्रभाव के बारे में। संभवतः आपने सुना होगा कि हर मिनट, हर सेकंड हम आपके साथ सांस लेते हैं, हवा अंदर लेते हैं, हवा बाहर छोड़ते हैं। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है। जैसे ही हम सांस लेना बंद करते हैं, हम तुरंत मर जाते हैं। फिर से सांस लेना शुरू करते हैं, संभवतः फिर से जीवित हो जाते हैं। सांस लेने में 2 चरण होते हैं, श्वास और निश्वास। सांस रोकने में भी समस्याएं होती हैं। श्वास और निश्वास दोनों की अलग मांसपेशियां होती हैं। सिद्धांत है कि हमें छाती या पेट से सांस लेनी चाहिए, पुरुषों और महिलाओं के लिए क्रमशः। शुरुआत के लिए एक परीक्षण करें कि आप कौन हैं, पुरुष या महिला। एक हाथ अपनी छाती पर रखें या उनके बीच में, दूसरा हाथ पेट पर रखें और श्वास लें। अब देखिए शरीर का कौन सा अंग हिल रहा है। तब आप समझेंगे कि आप पुरुष या महिला हैं। अगर छाती और पेट एक साथ हिलते हैं तो यह अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन है। यूरोपीय देशों में एक तीसरा लिंग भी है, लेकिन यह ऐसा नहीं है। यह असंभव है। सांस से पहचान नहीं सकते। अन्य लक्षण भी होने चाहिए। कुल मिलाकर देखिए, 2 प्रकार की सांसें होती हैं। क्लासिक दृष्टिकोण पेट और छाती की सांस और डायाफ्रामिक सांस। यह आखिर है क्या? छाती की सांस। इसका मतलब है कि छाती का पिंजरा अधिक हिलता है। पेट की सांस में पेट आगे की ओर निकलता है और डायाफ्राम भी शामिल होता है। पेट के इस तरह हिलने का मतलब है कि डायाफ्राम अधिक काम कर रहा है। और शुरुआत के लिए इस तरह का परीक्षण करें, जैसे आप सोचते हैं कि यह आवश्यक है, चाहे वह छाती की सांस हो या पेट की सांस। जैसा आप चाहें वैसा करें। एक सांस लें और सेकंड में गिनें कि आपने कितनी देर तक सांस ली। चाहे जैसा भी हो, पेट की या छाती की, सेकंड में अपनी सांस गिने। सीधे अधिकतम जितना आप कर सकते हैं और टिप्पणियों में संख्याएं लिखें जो आपके पास होंगी। अभी आप इसे पहले करेंगे और फिर आप इसे तब करेंगे जब हम सब कुछ आपके साथ समझ लेंगे। तो हाल के यद्रिंस्की संस्थान के जीवन प्रत्याशा अध्ययन के अनुसार यह पाया गया कि श्वास और उच्छ्वास की मात्रा में केवल 1 सेंटीमीटर की वृद्धि भी आपके जीवन में 3-4 साल जोड़ देती है। 4
चलो 4 साल की जिंदगी हो तो कल्पना करें 1 सेंटीमीटर और 4 साल ज्यादा जिए। 20 सेंटीमीटर 40 साल यानी अनंत तक आप अपनी जीवन प्रत्याशा बढ़ा सकते हैं। अब आपके पास ये आंकड़े हैं, है ना? और अगर आप इतने ही बारीकी से देखना चाहते हैं तो 1 मीटर लें और अपनी छाती को मापें, श्वास उच्छ्वास करें, अंतर देखें और इस अंतर को श्वास और उच्छ्वास के बीच बढ़ाना होगा ताकि यह अधिकतम हो सके। तो अधिकांश लोगों की धारणा के अनुसार अधिक श्वास लेने के लिए या तो पेट से अधिक श्वास लेना चाहिए या छाती से अधिक श्वास लेना चाहिए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही हम इस श्वास की मांसपेशियों का उपयोग करना शुरू करते हैं जो श्वास को बढ़ाती हैं, श्वास तुरंत ही गड़बड़ाने लगती है। उदाहरण के लिए शारीरिक परिश्रम के दौरान जैसे ही कोई खिलाड़ी या गैर खिलाड़ी, कोई भी व्यक्ति उन मांसपेशियों का उपयोग करना शुरू करता है जो अतिरिक्त हवा खींचती हैं, श्वास की मांसपेशियां तुरंत ही थकने लगती हैं और श्वास गड़बड़ाने लगती है। तो अगर हम एक प्रशिक्षित व्यक्ति को देखें तो शारीरिक परिश्रम के दौरान उसकी श्वास में एक निश्चित चक्रीयता होती है और हमेशा योजनाबद्ध तरीके से श्वास की चरण और उच्छ्वास की चरण को चित्रित किया जा सकता है। आराम की स्थिति में श्वास उच्छ्वास का विशेष महत्व नहीं होता, लेकिन फिर भी उच्छ्वास हमेशा श्वास से थोड़ा लंबा होता है। लेकिन शारीरिक परिश्रम के दौरान जब तक हम इसे सहन कर सकते हैं, हमारा उच्छ्वास हमेशा लंबा होगा। यह श्वास उच्छ्वास हमेशा श्वास से लंबा होगा। उदाहरण के लिए श्वास इतना होगा और उच्छ्वास इतना होगा, और जैसे ही श्वास समान होने लगेगा उच्छ्वास के साथ, यहाँ पर हमें सांस की कमी महसूस होने लगेगी। यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। उन ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर उत्पन्न होती है। लेकिन जैसे ही श्वास और भी अधिक बढ़ने लगता है, बहुत अधिक, उच्छ्वास के मुकाबले यहाँ पर सांस की कमी और भी अधिक महसूस होती है, ऑक्सीजन की कमी और भी अधिक होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिना किसी परिश्रम के भी इस तरह से सांस लेते हैं। कुछ पुरानी फेफड़ों की बीमारियां होती हैं, जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा, पुराना ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टिटिक बीमारी, एम्फिसीमा। जहां यह विकसित होती हैं वहां छाती का पिंजरा फूल जाता है और बैरल जैसा हो जाता है, क्योंकि उन्हें हवा की कमी होती है और वे उसे और अधिक खींचने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनके पास खराब सांस छोड़ना होता है। वे पुरानी हवा बाहर नहीं निकाल पाते और नई हवा लेने की कोशिश करते हैं, जिससे छाती का पिंजरा फैल जाता है और श्वसन मांसपेशियां अधिक सक्रिय हो जाती है और शक्तिशाली हो जाती हैं, जबकि सांस छोड़ने की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और छाती का पिंजरा अपनी लोच खो देता है। यानी उसे सांस छोड़ते समय झपटा होना चाहिए, और आदर्श रूप से सांस छोड़ना एक बलपूर्वक क्रिया है। सांस छोड़ते समय हम प्रयास करते हैं सारी हवा को फेफड़ों से बाहर निकालना होता है, और फिर बस आराम से एक बार कम समय में वह वहां वापस आ जाती है। बस दबाव के अंतर के कारण। शायद यह भौतिकी है, यह पहले से ही जटिल चीजें हैं। खैर, संक्षेप में कहें तो हम पूरी तरह से प्रयास करके सांस छोड़ते हैं, सारी हवा को फेफड़ों से बाहर निकालना होता है, और फिर ताकि वह वापस अंदर आ सके बस सांस छोड़ना बंद कर देते हैं एक बार, और वह वापस अंदर आ जाती है। इसकी तुलना की जा सकती है। देखिए, सबसे अच्छा उदाहरण है, अगर आपने कभी देखा है कि सबसे अच्छे तैराक वे कैसे तैरते हैं, वे तैरते हैं, उनका सिर पानी के नीचे होता है, और इस दौरान वे लगातार सांस छोड़ते रहते हैं, सांस छोड़ते रहते हैं, सांस छोड़ते रहते हैं, सांस छोड़ते रहते हैं, और फिर एक छोटी सी सांस लेते हैं। 1 सेकंड से भी कम समय में सांस लेना होता है। और इस दौरान उनके विशाल फेफड़े, तैराकों के फेफड़े, अगर उन्हें काट कर फैलाया जाए तो यह एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा हो सकता है। ये इसलिए है क्योंकि वे पूरी तरह से सारी हवा बाहर निकालते हैं और फिर 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा मुड़ते हैं और पानी के नीचे से अपने मुंह का किनारा बाहर निकालते हैं
और इस छोटे से छेद से उसे इस छोटे से किनारे से इतनी हवा मिलती है जितनी शायद आपने पूरी जिंदगी में नहीं ली होगी। क्यों? क्योंकि उसने बहुत अच्छी तरह से सांस छोड़ी। अगर आप सांस नहीं छोड़ते तो आप सांस नहीं ले पाएंगे। एक चीनी कहानी में एक छात्र अपने शिक्षक से सीखने की इच्छा जताता है। शिक्षक कहता है कि जब तक वह अपने कप से पुरानी चाय नहीं निकालेगा तब तक उसमें नई चाय नहीं डाल सकता। उसने उसमें डालना शुरू किया और वह बाहर निकल रहा है। नई चीजें लाने से पहले पुरानी चीजें हटानी होंगी। यह सब दिलचस्प है, लेकिन अब क्या करना है? कैसे करें ताकि यह सांस हमें बढ़ा सके? कई लोगों को लगता है कि अधिक सांस लेने के लिए इस तरह की हरकत करनी चाहिए, छाती से इस तरह से, बहादुरी से इस तरह की हरकत करनी चाहिए, तब हम अधिक हवा ले सकते हैं। और बाहर निकालने के लिए जैसे उलटी हरकत करनी चाहिए। लेकिन आप खुद इसे आजमाएं, यानी इस हरकत से जब आप छाती को फुलाते हैं तो आप ज्यादा हवा नहीं ले सकते। जैसे आपने पहला परीक्षण किया, आपके आंकड़े क्या थे? हमारी सांस में 2 मांसपेशियां शामिल होती हैं। छोटी छाती की मांसपेशी पसलियों को फुलाती है। छाती और पसलियों के बीच कम गतिशील कार्टिलेज होने के कारण यहां कम हवा आती है। पीछे की ओर भी ऐसा ही होता है। यहां हम आपके साथ पसलियों और कशेरुकाओं के बीच के जोड़ों को देखेंगे। ये विशेष रूप से आपके सांस लेने के दौरान हिलने चाहिए, खासकर जब आप पूरी छाती से सांस लेने और कंधों को पीछे मिलाने की कोशिश करते हैं। इस क्षण में आप अपनी रोम्बॉइड मांसपेशी को तनाव देते हैं और कंधे की हड्डी रीढ़ की ओर आती है और इन जोड़ों को सांस लेने के दौरान हिलने नहीं देती। और सांस लेने की लय ऐसी होनी चाहिए कि सांस लेते समय रोम्बॉइड मांसपेशी को तनाव नहीं देना चाहिए, जैसा कि कई लोग करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उसे आराम देना चाहिए। यह आपका दूसरा परीक्षण है। अब सांस लेने की कोशिश करें। अपने कंधों को मिलाएं, जितना हो सके गहरी सांस लें। यह छोटी होगी, किसी की लंबी होगी, लेकिन बहुत लंबी नहीं। और दूसरी बार अपने कंधों को आगे की ओर ले जाएं और सांस लें। देखें क्या इनके बीच कोई अंतर होगा। लेकिन इससे पहले सांस छोड़ना न भूलें, इससे पहले कि आप सांस लें। यह पहला व्यायाम है, यह ऐसा होगा। यह पहला व्यायाम है। सांस लेने और छोड़ने की लंबाई पर ध्यान न दें। सांस लेते समय कंधों को आगे की ओर ले जाएं, आराम करें और ट्रेपेजियस मांसपेशी को खींचें। सांस छोड़ते समय कंधों को पीछे की ओर मिलाएं। सांस लेते समय कंधे आगे और सांस छोड़ते समय पीछे की ओर जाते हैं। इस प्रकार आप यहां इन जोड़ों में सांस लेते समय गति की स्थिति बनाते हैं। यह पहला व्यायाम है। दूसरा व्यायाम, इस व्यायाम के लिए दीवार चाहिए होगी। आप दीवार के पास खड़े होते हैं और अपनी छाती और दीवार के बीच की दूरी मापते हैं। देखें यह कैसा है। और अब एक सांस लें। जैसे हम गलत तरीके से अभ्यास नहीं करेंगे, बस अंतर समझने के लिए। और सांस लेते समय जैसे कि छाती यह यहां दीवार के पास आ रही है। और इस प्रकार कंधे के ब्लेड जुड़ गए। यह आंदोलन गलत है, जो हमें नहीं चाहिए। अब दूसरा, एक सांस लें और थोड़ा पीछे जाएं। इसके विपरीत एक आंदोलन करें, यानी इस जगह को आप सांस लेते समय दीवार से दूर कर रहे हैं। सांस छोड़ते समय कुछ न करें। सांस छोड़ते वक्त पेट को अंदर की ओर से कोड़ें। सांस छोड़ते समय पेट को अंदर खींचें, छाती के साथ कुछ न करें। अब फिर से सांस लें। सांस लेते समय आपकी पीठ हल्का फूलनी चाहिए, और यहां नहीं बल्कि कंधों के बीच पीठ के किनारे पर हलचल होनी चाहिए। सांस छोड़ते समय पेट सिकुड़ता है। सांस लेते समय यह जगह थोड़ा पीछे जाती है। सांस छोड़ते समय पेट पीछे जाता है। यह व्यायाम आपको श्वास के दौरान
रीढ़ की हड्डी की सही गतिशीलता को बहाल करने की अनुमति देता है। शारीरिक गतिविधि के दौरान यह विशेष रूप से आपके पास बना रहना चाहिए। जैसे ही शारीरिक गतिविधि के दौरान आपकी यह लय बिगड़ती है और आपके श्वास की मांसपेशियों पर अधिक भार पड़ने लगता है, तो उसी समय आपकी सहन शक्ति कम होने लगती है और आपको हवा की कमी महसूस होती है। लेकिन यह केवल भार के बारे में नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए सिर्फ 2 कदम चलना भी भारी हो सकता है। केवल भारी भार ही नहीं, कुछ लोगों के लिए 2 कदम चलना भी भारी हो सकता है। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने कहानी का अंत तक देखा, तो इसका मतलब है कि वे शी जिनपिंग से मिले और वह देखता है कि ये बुजुर्ग वास्तव में बुजुर्ग नहीं हैं। उनकी उम्र तो 150 साल होनी चाहिए। एक की उम्र 40 साल है, दूसरे की 35 साल है। वह क्या सोचता है और आप क्या सोचते हैं, क्या हुआ? पता चलता है ये वही बुजुर्ग लोग जिनके पास वे जा रहे थे, वे 100 साल पहले ही मर चुके थे और ये उनके पोते परपोते थे, और बस उनकी पेंशन पाने के लिए उन्होंने नहीं बताया कि वे मर चुके हैं। वे इस गांव में पेंशन डाकघर से प्राप्त कर रहे थे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे